मित्रों नमस्कार। दिल दिल्ली दिल देश में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की, WIV की। क्या ये एक वायरस फैक्ट्री है? संकेत कुछ ऐसे मिल रहे हैं। 2015 में PLA के कुछ दस्तावेज लीक भी हुए थे, जिससे लेकर ये कहा गया था कि चीन कोरोना वायरस में बायो वेपन की संभावनाएं देखता है। चीन ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कोरोना वायरस वैज्ञानिक और जिन्हें चीन की बैट वूमेन कहा जाता है, शी झेंगली का एक शोध प्रकाशित हुआ था, जिसमें कोरोना वायरस के स्पाइक सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी के बारे में कहा गया था। यानी कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव संभव है। उन एक प्रोटीन को बदलकर किसी अन्य वायरस की प्रोटीन लगाई जा सकती है और वायरस उसे स्वीकार कर लेता है। और आश्चर्य की बात है कि जो नए नए म्यूटेंट आ रहे हैं कोरोना वायरस के, यहाँ SARS-CoV-2 का जो जीनोम डाटा है वो ये साफ बताता है कि जो कोरोना वायरस चमगादड़ का जो मूल कोरोना वायरस है, उसमें जो SARS-CoV-2 है उसमें जो मुख्य बदलाव है वो स्पाइक प्रोटीन में ही हुआ है। और स्पाइक प्रोटीन में कोई एक बदलाव नहीं हुआ है। जो चमगादड़ का जो मूल कोरोना वायरस है, उसकी तुलना में SARS-CoV-2 में की स्पाइक प्रोटीन में एक नहीं 4 बदलाव हुए हैं, जिनके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। और ये चारों बदलाव संकेत करते हैं शी झेंगली की उस शोध की ओर जो 2017 में प्रकाशित हुआ था, और जिसमें बताया गया था कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव संभव है, किया जा सकता है, और वायरस इसके बावजूद एक्टिव रहता है, उसमें दूसरे वायरस के प्रोटीन जोड़े जा सकते हैं। और जो प्रोटीन जोड़े गए हैं उनमें से 3 प्रोटीन HIV के प्रोटीन हैं, जो वायरस को और भी घातक बनाते हैं। इसके अलावा रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन बदल दिया गया है। ये वो जगह है जहाँ से वायरस ह्यूमन सेल के साथ जुड़ता है और फिर बाद में अपना मटेरियल जो है स्पाइक्स के जरिए, इसी के जरिए सेल के अंदर डाल देता है, और वहाँ से सेल की माइक्रोकाइंड्रिया न्यूक्लियस में जाकर वो अपनी कॉपियाँ बनाना शुरू कर देता है। तो स्पाइक प्रोटीन क्या है, वायरस के स्पाइक क्या हैं, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और जितने म्यूटेशन आ रहे हैं उनमें स्पाइक्स में ही बदलाव आ रहा है, स्पाइक्स के प्रोटीन में ही बदलाव आ रहा है। सार्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो करीब 3000 उसमें RNA के जो है जीनोम है उसमें। तो जीनोम डाटा जो है उसका अच्छा खासा जीनोम डाटा है, जिसमें से अगर स्पाइक प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो वो लगातार अब भी म्यूटेट हो रहे हैं। अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा, जीटा, ये सारे वेरिएंट जो कोरोना वायरस के आए हैं वो इन्हीं स्पाइक्स प्रोटीन में बदलाव उनमें दिख रहा है मुख्यतः। तो स्पाइक प्रोटीन आप ये देख रहे हैं कि ये जो वायरस का एक ग्राफ है, हमने इसमें जो बीच की खाली जगह है वहाँ जेनेटिक मटेरियल होता है, वो इसमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। हमने ये स्पाइक प्रोटीन है जो किनारे पे खड़े हुए हैं शंकु आकार में, और यही वो जगह हैं जहाँ से ये वायरस, इसका जो मुख्य है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन कहलाता है, वो ह्यूमन सेल से जुड़ता है, और जुड़ने के बाद वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है ह्यूमन सेल में, और इसी को संक्रमण कहते हैं। और जब वो अपनी प्रतियां बनाना शुरू कर देता है और सेल के अंदर इतनी ज़्यादा प्रतियां हो जाती हैं कि सेल की बाहरी झिल्ली उसे संभाल नहीं पाती, तो वो विस्फोट के साथ निकलता है और एक साथ बहुत सारे वायरस शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर वो नए सेल्स को इसी तरह से संक्रमित करते हैं, और इस तरह से चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है शरीर में संक्रमण का। स्पाइक प्रोटीन में जो 4 बदलाव हैं, 3 बदलाव जो हैं, 3 प्रोटीन जो हैं उसमें मिल रहे हैं। जो SARS-CoV-2 में 3 प्रोटीन मिल रहे हैं वो हैं HIV के, जो एड्स का वायरस है उसके 3 प्रोटीन मिल रहे हैं।
ये सवाल भारतीय वैज्ञानिकों ने भी उठाया है कि एक रेट्रो वायरस, HIV एक रेट्रो वायरस है और कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस को एक रेट्रो वायरस अपने जेनेटिक प्रोटीन कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है कुदरती तौर पर, ये इसकी संभावना बहुत कम है। और क्या ये कुदरती तौर पर हुआ है, इसे लेकर वैज्ञानिक दो हिस्सों में बट गए हैं। IIT दिल्ली के बायोलॉजी साइंस के वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान आकर्षित किया था दुनिया का, तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार हैं डॉक्टर एंथनी फाउची, उन्होंने इसे दूर की कौड़ी बताया था। उनका कहना था कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये दूर की कौड़ी है और वायरस की क्षमता को थोड़ा कम आंका गया है और वायरस बदलाव कर सकता है, आरएनए बदलाव कर सकता है। लेकिन इसके साथ और बहुत से सवाल खड़े हुए हैं कि अगर ये बदलाव प्राकृतिक है तो ये वुहान में पहुंचकर ही कैसे हुआ, जबकि वुहान में इस वायरस का जो मुख्य सोर्स है वो कहीं दिखाई नहीं देता। सिर्फ वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट को छोड़ दें तो, अगर हम वुहान की प्रयोगशाला को छोड़ दें जिसमें 2002 से ही कोरोना वायरस पर प्रयोग हो रहे हैं, तो और कहीं वुहान में इस वायरस का सोर्स नहीं दिखता है। सोर्स हैं इस वायरस के मुख्य सोर्स जो माने जा रहे हैं अब तक हैं वो हैं हॉर्सशू चमगादड़, हॉर्सशू बैट, जो वुहान से 1000 किलोमीटर दूर गुफाओं में पाए जाते हैं, जिनका बसेरा है। और वो इस तरफ, यहाँ तक कि वो वुहान मीट मार्केट में भी नहीं बिकते थे वो वाले चमगादड़। तो जो वुहान मीट मार्केट से वायरस के पैदा होने की जो बात कही जा रही है, वायरस के फैलने की बात कही जा रही है, संक्रमण की बात कही जा रही है, वो किसी के भी गले आसानी से नहीं उतरती। हालांकि WHO की एक टीम आई थी, उसने वहाँ अध्ययन किया 3 महीने तक करीब। जब वायरस फैला था जनवरी में ही आ गई थी टीम और 3 महीने तक अध्ययन करने के बाद उसने लंबे समय बाद अपनी रिपोर्ट जारी की। तो उसने दुनिया को दुविधा में छोड़ दिया वायरस के लैब से लीक थ्योरी को लेकर भी। एक थ्योरी ये भी आई कि संभव है कि वायरस जो है वुहान में इस वजह से फैला कि वुहान में जहाँ अध्ययन हो रहा था प्रयोगशाला में, वहाँ गलती से कुछ वैज्ञानिक, कहा जा रहा है कि 3 वैज्ञानिक नवंबर में उसके संक्रमण में आए, संक्रमित हुए, जो जिनका इलाज हुआ और इस तरह से वायरस जो है लैब से बाहर आ गया। तो इसमें जो 3 लूप हैं, जो 3 बड़े सवाल हैं कोरोना वायरस को लेकर, वो उनकी जांच जो है बेहद ज़रूरी है। पहला सवाल तो ये है कि क्या वायरस जो है इंसान ने बनाया, प्रयोगशाला में बनाया गया? क्या वुहान लैब जो है वो एक प्रयोगशाला नहीं, वायरस की फैक्ट्री थी? और PLA जो चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी है, उसके सैन्य अधिकारियों की देखरेख में कुछ प्रयोग हो रहे थे वायरस पे, जो वायरस को बायो वेपन की तरह से इस्तेमाल करने की संभावनाओं को लेकर थे। क्योंकि इस तरह का एक लीक सामने आया था जो 2015 में एक शोध कहते हैं चीन की PLA द्वारा करवाया जा रहा था इसी लैब में। क्या कोरोना वायरस को हम बायो वेपन के रूप में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जो दुश्मन के हेल्थ सिस्टम को पैरालाइज कर दे? क्या इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इस तरह के लीक ने, ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने इसको काफ़ी हाईलाइट भी किया था। और ये इस तरह के सवाल हैं जो अपनी जांच मांगते हैं और जिनकी जांच होनी चाहिए। दूसरा ये है कि क्या ये एक्सीडेंटली लीक हुआ? क्या वायरस का लैब से लीक होना एक हादसा था? क्योंकि जब जूनोटिक ट्रायल जारी थे वायरस के, जब भी आप प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे होते हैं, किसी वायरस को कल्चर कर रहे होते हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो आप उनका अलग अलग जानवरों पर परीक्षण करते हैं। इसका परीक्षण हो सकता है पेंगोलिन पे, माइस पर, रैट्स पर और गिनी पिग पर किया गया हो, और उसी दौरान किसी जानवर को संक्रमित करते वक्त या किसी जानवर से
कोई वैज्ञानिक संक्रमित हुआ हो, इसकी संभावना रहती है। और जब वैज्ञानिक संक्रमित हुआ हो तो जाहिर है कि हफ्ते भर तो उसे पता नहीं होगा कि मैं संक्रमित हो चुका हूँ, और जब संक्रमण फैला, उसके लक्षण आए, तब तक वो बहुत से लोगों के संपर्क में आ चुका होगा और इस तरह से वायरस बाहर चला गया, ये संभावना बनती है। लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। चीन कहता है कि वो वुहान मार्केट से ही फैला था, वो जोड़ता है उसको वुहान मार्केट से, जबकि वुहान मार्केट में उसका कहीं सोर्स नज़र नहीं आता। ना तो वहाँ चमगादड़ बिकते थे उस मार्केट में, जो उस मार्केट की सूची है जिस पर हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, और ना ही वहाँ पर पेंगोलिन बिकते थे। तो ऐसे में जब उसका मूल सोर्स वहाँ नहीं है वायरस का, तो वहाँ से वायरस फैलने की थ्योरी जो है वो पहली नज़र में ही गले से नहीं उतरती है, उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। जो तीसरी चीज़ है जो जांच करने वाली है कि जो दुनिया भर में वायरस फैला है, क्या वो चीन की सोची समझी साजिश थी या ये भी प्राकृतिक तौर पर हुआ है। वुहान में जब लोग संक्रमित हुए तो वहाँ से जो है वायरस पूरी दुनिया में चला गया, ऐसी एक मान्य थ्योरी है। हालांकि इस पर बहुत सारे सवाल हैं। तो इसका जो बड़ा सवाल आता है जिसमें चीन की भूमिका पर शक पैदा होता है, वो ये है कि चीन ने वुहान को जब लॉकडाउन किया, तो उसका चीन से वायरस जो है बाकी चीन के शहरों में, इलाकों में नहीं फैला वुहान के अलावा, क्योंकि उन्होंने उस सब के संपर्क काट दिए थे। लेकिन वुहान से लोगों को का विदेशों के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, इटली के लिए, भारत में भी छात्र लाए गए थे, आना जाना जारी रखा। उनके लिए खुली रखी गई हवाई यात्राएं भी, लोगों का, दुनिया भर के लोगों का वहाँ आना जाना लगा रहा। क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी चीन की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को और हेल्थ सिस्टम को पंगु बनाने की? तो ये सारे सवाल हैं जो जांच मांग रहे हैं और इन पर लगातार बात होनी चाहिए। यही इस वीडियो का मकसद है कि इस पर लगातार चीन की भूमिका पर बात होती रहे कि चीन ने क्या किया, और हमारे वैज्ञानिक, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ और दुनिया के अन्य वैज्ञानिकों के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।